हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एनसीईआरटी की जो पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है वो हमारे आसपास के पदार्थ, ये पहला होगा। और ये केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है ये। और इसमें आप चीज़ों को, अगर आप केमिस्ट्री कभी भी नहीं पढ़े हैं तो इन वीडियो को देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं, जितनी भी हैं, चाहे पीईटी हो कोई भी हो, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको भी ये वीडियो देखना चाहिए। हमारा जो चैप्टर पहला होगा हमारे आसपास के पदार्थ है, अध्याय ये पहला है। और पदार्थ या द्रव्य है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। और इसका नोट्स आपको मेरे जो टेलीग्राम है चैनल वो मिलेगा। मैं वीडियो में आपको बताऊंगा आगे कि इसका नोट्स आपको कहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू। पदार्थ क्या है? पदार्थ या द्रव्य दोनों एक ही बात है। द्रव्य से ही बना है द्रव्यमान, इसी को मास भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को कहते हैं मैटर कहते हैं। और इसी से बना है मटेरियल या पदार्थ। दोनों बात एक ही है, पदार्थ या द्रव्य। शुरू करते हैं। विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस जिस चीज़ों से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, जैसे जल, हवा, भोजन, जंतु, पौधे, बादल, पत्थर, ग्रह एवं नक्षत्र। यानी जिन चीज़ों को हम देखते हैं वो किसी न किसी द्रव्य से बने हुए हैं, यानी पदार्थ से बने हुए हैं। अब बहुत सी चीज़ों को हम देखते हैं पर वो द्रव्य नहीं है, तो द्रव्य होने के लिए क्या ज़रूरी है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला है, द्रव्य या पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है द्रव्यमान तथा आयतन होता है। पदार्थ की सबसे बड़ा गुण क्या है? इनमें द्रव्यमान होगा, यानी इनमें कुछ वेट होगा। यहाँ पे वेट हम कर लेते हैं। और ये आयतन, ये जगह घेरते हैं, यानी अर्थात अगर आप इनको कहीं रखेंगे तो ये अपने उस जगह को घेर लेते हैं। इनमें आयतन होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी। अर्थात ये स्थान घेरते हैं। पदार्थों के पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं पदार्थ, जिनको परमाणु या अणु हम कहते हैं। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। अर्थात जो पदार्थ होते हैं इनके बीच एक छोटे छोटे क्या होते हैं, इनके बीच इस तरह के जो छोटे स्थान है ना, ये वाले, इसके बीच जो छोटे स्थान होंगे, मान लीजिए यहाँ पे बन गया कोई अणु है, यहाँ पे कोई दूसरा पदार्थ आ गया, इनके बीच जो छोटे छोटे जगह होते हैं, इनके एक स्थान इस तरह, यहाँ देखिए ये जो स्थान है इसको हम अंतराण्विक अवकाश कहते हैं या स्थान कहते हैं। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें या तो परमाणु या अणु कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो एक हम यहाँ पे ले लेते हैं गिलास, और गिलास में अगर हम भर देते हैं, छोटे छोटी गोलियां भर देते हैं, तो इन गोलियों के बीच में छोटे छोटे जगहों पे स्थान बच जाएंगे। और अगर इसमें हम बालू को भरें या पानी को भरें तो इन गोलियों के बीच में जो स्थान है, इन गोलियों के बीच में, इन्हीं में पानी भर जाएगा बीच में। तो इस तरह से जो ये स्थान है, इन गोलियों को हम मान लेते हैं क्या, परमाणु या अणु, उसके कण, और बीच में स्थान जो बचे हुए हैं इन गोलियों के ऐसे वाले बीच में, ये इनको हम मानते हैं अंतराण्विक स्थान। तो इसी तरह के इनके बीच में स्थान होते हैं। ये पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, ये रिक्त स्थान हर तरह के पदार्थों में अलग अलग होता है। जैसे जल में चीनी घुल जाता है, जिससे उसमें समावेश हो जाता है। अर्थात क्या होता है, जल के, मान लिए जल के ये एक अणु ये है, जल का एक अणु ये है, जल का एक अणु ये है H2O, और इसे मान लेते हैं हम H2O, और इसको मान लेते हैं H2O। इसके बीच में जल के अणु क्या होते हैं, घुल जाते हैं, समावेशन हो जाता है और वो छुप जाता है और वो दिखता नहीं है। तो इस तरह से किसी भी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में जाकर घुलकर मिल जाना क्या कहलाता है, समावेशन या समावेश कहलाता है। पदार्थों के कण गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। अर्थात ये किसी न किसी तरह गति करते हैं। तापमान बढ़ने पर कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। अर्थात अगर तापमान कोई किसी भी पदार्थ का बढ़ा दिया जाए, चाहे वो पत्थर हो, पानी हो, लोहा हो, उसको जब हम गर्म कर देते हैं तो उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है और वो ज़्यादा गति करने
लगते हैं, अर्थात इनकी कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाते हैं तो पदार्थ स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। विसरण का मतलब क्या होता है कि स्वतः दो पदार्थों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक हम यहाँ इत्र है, यहाँ शीशी है, इसका हम ढक्कन खोल देते हैं तो इसकी खुशबू हवा में आराम से मिल जाती है। यह स्प्रे है, बोतल हम करते हैं स्प्रे, इसका खुशबू जो है परफ्यूम का वो हवा में मिल जाता है स्वतः, ये कहलाता है विसरण। यह हमारी ये साइकिल का मान लीजिए ये पहिया है और इसमें ट्यूब में भरा है हवा धीरे धीरे निकलती रहती है ट्यूब से, इसको हम लोग कहते हैं विसरण। तो स्वतः दो तरह के पदार्थों का आपस में मिलना और मिल के घुल मिल जाना बिल्कुल, वो कहलाता है विसरण। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पदार्थों के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आपस में बांधे रखते हैं, इनके बीच कोई ना कोई बल लगता है कम या ज़्यादा, और जो आपस में बांधे रहते हैं इसे अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं, यानी इंटर मालिक्यूलर फोर्स कहते हैं इनको। ठीक है। पदार्थ मुख्यतः 5 अवस्थाओं में मिलते हैं। हम यहाँ पदार्थ के 5 ही अवस्था के बारे में मिलेंगे, क्योंकि जितने भी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं इन्हीं अवस्थाओं से आते हैं, और आपके 9th में भी इन्हीं 5 अवस्थाओं के बारे में लिखा होगा। अगर आप एग्ज़ाम में इन्हीं को ही लिखिएगा। वो अवस्थाएं होती हैं, देख लीजिए कौन कौन। पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती हैं। एक है ठोस, दूसरा है द्रव, गैस है तीसरा, चौथा है प्लाज्मा और 5वां है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इस तरह से ये 5 अवस्थाओं में मिलते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हम बारी बारी इनमें से 5 को हम देख लेते हैं अलग अलग कि ये क्या हैं। पहला आता है ठोस। ठोस का आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है क्यों? कि लगने वाले बल, और क्यों होता है हम जानेंगे। इसके बल लगने से ये रूप बदलते हैं या टूट जाते हैं। जैसे आप किसी प्लास्टिक की कोई चीज़ है, लोहे की है, वो रूप अपना कर लेगा चेंज, लेकिन ज़्यादा मोड़ देंगे तो वो चीज़ टूट जाती है। इनका आयतन निश्चित होता है, अर्थात ठोस के आकार एवं आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। नगण्य संपीड्य होते हैं। क्यों? इनका आयतन निश्चित होना और आकार निश्चित होने का मेन कारण क्या है कि ये नगण्य संपीड्य, यानी ये कंप्रेस्ड बहुत कम होते हैं। अगर इनको दबाया जाए तो ये दबते बहुत कम है, इसलिए इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इनके घनत्व तो अधिक होते हैं, बताऊंगा मैं आगे मत ऐसा क्यों है। इनके घनत्व तो क्या है? अधिक होते हैं, अर्थात अगर ये छोटी मात्रा में भी लिया जाए तो बहुत ज़्यादा द्रव्यमान कैरी करते हैं। यानी छोटा सा अगर आप एक गुब्बारा में पानी ले लें, अगर आप उसी को उतना ही गुब्बारा साइज का अगर लोहा ले लें तो लोहा ज़्यादा भारी होता है, यानी अर्थात उसका घनत्व ज़्यादा होता है। घनत्व बराबर होता क्या है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, बटे आयतन होता है। यानी ये बहुत कम आयतन में बहुत ज़्यादा द्रव्यमान कैरी करते हैं अपने साथ, इसलिए ये इनका वज़न ज़्यादा होता है। ये आकार में छोटे होंगे पर भारी होते हैं। ठोस के अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होते हैं। ठोसों के बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? नगण्य संपीड्य होते हैं। इसलिए ये टूट जाएंगे लेकिन अपना आकार बदलते नहीं है। इनको मोड़ना तोड़ना बड़ा टेढ़ा काम है। कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। इनके कण क्या होते हैं? बहुत कम गति करते हैं, अर्थात ये एक ही जगह पे क्या करते हैं? कंपन करते हैं। ये अपना स्थान छोड़ते नहीं हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? इनके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, अर्थात इनमें अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा बल होने के कारण इनके बीच अवकाश भी क्या होते हैं? अंतराण्विक स्थान भी क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, इसलिए इनके कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं और इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है, अर्थात इनके कण जो होते हैं बहुत ही कम गतिशील होते हैं, अर्थात ये गति न करके कंपन करते हैं। क्या करते हैं? कंपन। एक दूसरे ऐसे कांपते रहते हैं चारों तरफ, चारों दिशाओं में ये क्या करते हैं? कांपते हैं।
पर अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इनका आकार एवं आकार जो होता है निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इनके कण अपना स्थान छोड़ते नहीं है। जैसे मान लीजिए आप, जैसे ये है, यहाँ पे देख रहे हैं ये बिल्कुल सघन होते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये बिल्कुल सघन होंगे, अपने जगह बिल्कुल ये जकड़े होते हैं ये, और इनके बीच स्थान बहुत कम होता है, इसलिए ये अपना इनका निश्चित एक शेप होता है, जिस शेप में इनको बना देंगे उसी तरह का रहेगा। जैसे आप जिस मोबाइल या कंप्यूटर से या लैपटॉप से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ख़ास तौर से फ़ोन से, मान लीजिए आप ज़्यादातर फ़ोन से देखते हैं, तो फ़ोन से देखते हैं तो फ़ोन का एक आकार आयतन निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन को आप छोड़ के चले गए तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो ठोस है, उसका डायमेंशन जो है वो फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके स्थान इनके कण क्या होते हैं, स्थान छोड़ते नहीं हैं, इनके अणु या परमाणु। क्यों? क्योंकि इनमें आणविक बल जो होता है सबसे मतलब अधिक होता है, इसलिए अपना स्थानीय छोड़ते नहीं हैं। इनमें विसरण बहुत कम होता है, ठोस आपस में स्वतः जल्दी मिलते नहीं हैं। ठोस की गति क्या होती है? ये तो कण की थी गति की, ये कंपन करते हैं और अपना स्थान छोड़ते नहीं हैं। ठोस की गति, ये लुढ़कते हैं ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात अगर मान लीजिए, यहाँ समझिए इस बात को, मान लीजिए ये कोई ऐसे ढलान वाली जगह है, तो यहाँ अगर गेंद को या किसी चीज़ को छोड़ेंगे तो लुढ़कता हुआ नीचे चला आएगा, ऊपर से नीचे। कोई आदमी अगर चाहे ढलान से ढगर के नीचे आ जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, तो ये ऊपर से नीचे की ओर क्या होते हैं, लुढ़कते हैं। इनमें ऊष्मीय प्रसार बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल सर्वाधिक होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित, आयतन निश्चित, ऊष्मीय प्रसार बहुत कम होता है। ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और नगण्य संपीड्य होते हैं। जैसे लोहा कठोर है, बर्फ़ पानी को जब जमा देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, उसका आकार निश्चित होगा। पत्थर, लकड़ी चौकोर है, तीती कोना है, गोल है, जैसा बना चाहे बना ले। कांच भी क्या है, कठोर होता है ये। प्लास्टिक, रबर, फोम, रुई इत्यादि। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये रबर, फोम, रुई तो क्या है, ये तो दबने वाले हैं। नहीं, रबर क्या है, रबर भी ठोस का उदाहरण है। एक सीमा तक आप जब इसे खींचेंगे तो इसका आकार तो चेंज होगा, लेकिन ज़्यादा खींच देंगे तो ये टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। ये वाली पहले वाली बात आ जाएगी इसमें। फोम क्या होते हैं? फोम भी ठोस के उदाहरण होते हैं। क्यों? क्योंकि फोम वास्तव में ठोस होता है, लेकिन वो दबता क्यों? क्योंकि उसके बीच छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसमें हवा भरी होती है, वायु भरा होता है, कोई गैस भरी होती है। जब हम इसे दबाते हैं तो वो गैस निकलती है, तो इसका आकार चेंज होता है, फिर भी वो ठोस है। उसी तरह रुई के साथ भी है। तो ये चीज़ें ठोस हैं, इनके आकार आयतन निश्चित होते हैं, इन्हें जिस तरह के आकार में काट दिया जाए उसी तरह रहेंगे। हाँ, किसी ठोस की कठोरता कम या ज़्यादा हो सकती है, ये है। और कठोरता उनके अणुओं के बीच लगने वाले अंतरा आणविक बल को दर्शाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है। अगला होगा, इसकी अवस्था कौन सी है? द्रव अवस्था, यानी पदार्थ की दूसरी अवस्था, जिसे हम द्रव कहते हैं, लिक्विड स्टेट कहते हैं। इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, अर्थात आप इसे जिस तरह के पात्र में, यानी जिस तरह के बर्तन में डालेंगे उस तरह का बन जाएगा। आप चौकोर में करेंगे चौकोर बन जाएगा, आप टेढ़ा मेढ़ा मान लीजिए कोई ऐसा पाइप है इसमें डालेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करके कोई बर्तन हो इसमें पानी भर देंगे तो इसमें भी आकार वो वाला धारण कर लेगा। इस तरह से जितने भी द्रव होते हैं इनके आकार अनिश्चित होते हैं, आयतन इनके निश्चित होते हैं, आयतन फिक्स होते हैं। 5 लीटर लेंगे तो 5 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर दूध वाला अगर दूध देने आया और आप 2 लीटर दूध लिए और बाद में वो 1 लीटर घट के हो गया, ऐसा नहीं है। उसका आयतन निश्चित रहेगा, पर आकार आप जिस तरह के बर्तन में उसे रखेंगे उस तरह का वो आकार धारण ग्रहण कर लेगा। द्रव जो होते हैं ठोस से अधिक संपीड्य होते हैं। संपीड्य का मतलब, अगर इसको किसी पिस्टन में ऐसे बंद करके इसमें द्रव भर के और पिस्टन से इसको दबाया जाए नीचे की तरफ, तो ये कुछ दबते हैं, ठोस से ज़्यादा दब जाते हैं ये। ठीक है, तो ये दबने वाले होते हैं, लेकिन ठोस से ज़्यादा, लेकिन थोड़े से। घनत्व तो इनका कम होता है, जाहिर सी बात है, पानी जो होता है उसका घनत्व तो कम है। 1 बाल्टी आप पानी ले लीजिए, मान लीजिए बाल्टी है ये वाली, यहाँ पे देखिए,
इस एक बाल्टी में पानी लीजिए, इतना ही बड़ी बाल्टी में आप भर दीजिए मिट्टी। मिट्टी भारी होगा, पानी हल्का होगा, तो इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। कणों की गतिज ऊर्जा, कण जो होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक होती है, अर्थात इनमें एनर्जी इनके कणों में ज़्यादा होती है। अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस से इनमें कम होता है, अर्थात इनमें कुछ बल उनसे कम होता है, इसलिए ये गति करने में सक्षम होते हैं। अंतरा आणविक स्थान ठोस से अधिक होता है, यानी इनके बीच जो दूरी होती है वो ज़्यादा होते हैं, अर्थात इनमें देख रहे हैं ये कुछ दूरियां ज़्यादा होंगी यहाँ पे, तो ये कुछ ज़्यादा होते हैं। कण की गति, इनके कण ठोस में क्या था, कंपन करते हैं, अपना स्थान छोड़ते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। द्रव जो होते हैं ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, अर्थात जिग जैग गति करते हैं, इनको ब्राउनी गति कहते हैं, यानी इनके कण अपना स्थान क्या करते हैं, छोड़ते हैं। देखिए कैसे, आप अगर इस ये एक गिलास है, इस गिलास में अगर एक पानी है यहाँ, और मैं एक कण को मानता हूँ, तो एक कण इसमें गति करेगा, चारों तरफ लड़ता है, चारों तरफ घूमता रहेगा, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा ठोस से बहुत ज़्यादा होती है, और इनके कण अपना स्थान क्या करते हैं, छोड़ सकते हैं। क्या करते हैं, छोड़ते हैं और गति करते हैं। विसरण ठोस से अधिक होता है इनमें, अर्थात अगर किसी गिलास में आप पानी रख दें और एक छोटी सी पुड़िया में रंग को भर के यहाँ पे रख दें और धीरे से पानी को भर दें, ये धीरे धीरे देखेंगे तो घुलना चालू हो जाएगा, और अगले दिन जब आप सुबह उठ के देखेंगे तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, जिस रंग का रंग था वैसा पानी बन जाएगा। तो विसरण इनमें होता है, यानी धीरे धीरे स्वतः ये घुलने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो विसरण ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनके कण जो होते हैं वो गति करते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, स्थितिज ऊर्जा बहुत कम, जबकि ठोसों में स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है और गतिज ऊर्जा कम, क्योंकि जो चीज़ स्थिर रहेगा उसमें स्थिर ऊर्जा अधिक होगी। कणों की गति, यानी इनके कण किस तरह से गति करते हैं, कण नहीं इसे कहेंगे, द्रव की गति कहेंगे। द्रव की गति कैसी होगी, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, ये क्या है, बहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, अर्थात अगर बारिश होता है तो बारिश का पानी ढलान से होते हुए नीचे बहता है, ये कभी ऊपर नहीं जाता है, तो ये ढलान की तरफ नीचे बहते हैं। ऊष्मीय प्रसार ठोस से ज़्यादा होता है, ये फैलते हैं। इनके उदाहरण हैं पानी, शहद, दूध, पारा, अल्कोहल इत्यादि। ठीक, तो आकार इनका अनिश्चित होने का कारण, मेन कारण है इनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल का कम होना है, और इनके कण अपना स्थान छोड़ते हैं। स्थान क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं, अपना स्थान छोड़ के कहीं चले जाते हैं, इसलिए इनका आयतन जो होता है वो आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब अगला पॉइंट है, वो है गैस। गैस के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये जो मैं बनाया हूँ प्योर एनसीईआरटी पर ही है, जो चीज़ें उसमें बातें हैं है। अगर इसमें कोई कमी हो तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो इस चैनल को, नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा ज़रूर। और इसका PDF आपको मेरे जीके विथ अजीम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। गैस का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है, सर्वाधिक संपीड्य होते हैं, ये दबते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, घनत्व तो बहुत कम होता है। अगर आप इतने बड़े एक गुब्बारे में पानी भरेंगे तो उसका वेट होगा, लेकिन गैस भरेंगे तो बिल्कुल कुछ भी उसका वेट 1-2 ग्राम उसका वेट होगा। इतना बड़ा लोहा लेंगे तो और भी भारी होगा, वो ठोस हो जाएगा। तो गैसों के क्या होते हैं, घनत्व बहुत कम होते हैं, ये हल्के होते हैं, इसलिए ये बहते हैं बहुत तेज। इनमें अंतराण्विक बल लगभग शून्य होता है। एक अणु यहाँ होगा तो एक अणु में बल बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है, एक यहाँ है तो एक कई किलोमीटर दूर भी होगा। गतिज ऊर्जा ठोस और द्रव से क्या होती है, अधिक होती है। ये जिस पात्र में होते हैं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और दीवारों पर टकराकर ये भी जिग जैग गति करते हैं, अर्थात ये भी ब्राउनी गति करते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि इनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है, लगभग शून्य होता है, इसलिए ये स्वतंत्र होते हैं गति करने के लिए। अगर अंतराण्विक बल स्थान बहुत अधिक होता है, अर्थात अगर एक ऑक्सीजन का अणु अगर
राजस्थान में है, मान लीजिए जयपुर में है, तो एक हो सकता है कि वही उसी का अगला क्या होगा, वहाँ से चली हुई हवा हो सकता है किसी घर में फंस गया हो राजस्थान में, लेकिन वही हवा हो सकता है दिल्ली आया हो, वही हवा हो सकता है कि लखनऊ आया हो, वही हवा हो सकता है बनारस आया हो, पटना आया हो। यानी हम जानते हैं कि लू जब राजस्थान से चलता है तो वो दिल्ली होते हुए, मेरठ, शाहजहाँपुर, लखनऊ होते हुए, बनारस होते हुए बिहार तक पहुंच जाता है। अर्थात इनके अणु बहुत ही ज़्यादा गतिशील होते हैं, इसलिए कि इनमें लगने वाले अंतराण्विक बल जो होता है वो बहुत कम होता है, नगण्य होता है, और स्थान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक अणु हो सकता है कि जयपुर में हो तो एक दिल्ली में हो, एक दिल्ली में हो तो एक हो सकता है कि लखनऊ में हो। अर्थात हमने ये जाना कि इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है कणों के बीच, यानी इनके अणु या परमाणुओं के बीच आकर्षण बल, और इनके बीच अंतराण्विक स्थान बहुत ज़्यादा होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये बात थी। अगला, विसरण दर इनमें सर्वाधिक होता है। विसरण दर क्यों होता है सर्वाधिक? क्योंकि हो सकता है कि गैस, कोई गैस जो है, मान लीजिए हम रिलीज़ कर दिए यहाँ पे, मान लीजिए नाइट्रोजन कर दिए, ये तुरंत हवा में स्वतः अपने आप मिल जाएगी। ये गर्म हवा है, ठंडी हवा में आपस से ये मिल जाएगी। स्प्रे कर दिए हम बोतल, कोई स्प्रे बोतल अपना स्प्रे कर दिए, पूरा उस कमरे में वो हवा फैल जाएगी, उस एरिया में फैल जाएगा। तो ये इनका विसरण दर बहुत तेज़ होता है, आपस में स्वतः मिल जाते हैं बहुत अच्छे से। अब गैसों की गति कैसे होती है? तो ये देखिए, ठोस तो होते हैं ऊपर से नीचे की ओर, ठीक। द्रव जो होते हैं वो ऊपर से नीचे गति करते हैं पर बहते हैं। अब जो गैस होते हैं ये चारों दिशाओं में बहते हैं, यानी इधर भी बह जाएगा, दायां बायां ऊपर नीचे हर तरफ ये गति करते हैं। अगर हल्का हुआ तो ऊपर चला जाएगा, भारी हो गया तो नीचे चला गया, हवा चला इधर से उधर तो इधर चला जाएगा। ये प्रेशर के हिसाब से इधर उधर बहते हैं। ऊष्मीय प्रसार इनमें बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा ये फैलते हैं, और ये क्या है, संपीड बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको दबा के करीब ले आना आसान होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक सिरिंज है, और सिरिंज के एक मुंह पे कार्क लगा के कर दिया गया है बंद, और इसमें हवा को हम दबा रहे हैं, तो हवा बहुत तेज़ी से क्या है, दब जाता है। इसलिए यह द्रव्य की ऐसी अवस्था है जो सर्वाधिक संपीड्य है, यानी दबाया जाना इसको आसान है। ठीक है। अब इसके उदाहरण कौन, और इसको गर्म करने पे ये फैलते भी बहुत तेज़ हैं हवा। हवा इसका उदाहरण है, यानी वायु। वायु में बहुत तरह की गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इस तरह के गैसें हैं। विभिन्न प्रकार की गैसें, भाप यानी जलवाष्प जिसको कहेंगे या भाप कहेंगे, धुआं इत्यादि। यहाँ पे दिया हुआ है अणुओं के सुदूर एवं अनियमित क्रम इनके होते हैं, जबकि ठोस के क्या होते हैं, नियमित होते हैं, और द्रव के कुछ नियमित होते हैं। ठीक है। अगला है प्लाज्मा अवस्था। देखिए ये प्लाज्मा अवस्था जो है हम लोगों को जीवन में देखने को मिलता है। इसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। अगर परीक्षा में कभी पूछे कि कौन सी अवस्था होती है, तो चौथी अवस्था है। इस अवस्था की खोज विलियम क्रुक्स ने की थी। कौन किए थे? विलियम क्रुक्स ने किया था। किसकी? चौथी अवस्था, प्लाज्मा की। यह अवस्था अति उच्च ताप पे प्राप्त होता है। आप जब तापमान को 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ा देंगे तो ये तापमान आपको मिल जाएगा। कण अत्यधिक ऊर्जा के साथ गति करते हैं, यानी इनमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, अर्थात इनके कणों में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ये बहुत तेज़ी से गति करते हैं, गतिज ऊर्जा इनमें सर्वाधिक होती है। कण की स्थिति आयनित होते हैं। इनके कण क्या होते हैं? ये आयनित होते हैं। जब आप किसी पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो ठोस से हो जाएगा वो द्रव, द्रव से करेंगे तो ये तो ठोस था, द्रव से क्या हो जाएगा, गैस। और जब गैस को गर्म कर देंगे तो इसके गैस क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन है तो आयनित हो जाएगा ये, या जो भी गैस होगा, मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे ले रहा हूँ, तो क्या होंगे, ये आयनित होकर घूमते हैं। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो आयनित होने के कारण क्या होते हैं, यह विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात इनसे करंट पास हो जाएगा। सुचालक मतलब कंडक्टर होते हैं।
ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली यही अवस्था है, सबसे अधिक प्लाज्मा अवस्था ही मिलता है। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में तापमान बहुत जगहों जगहों पे ज़्यादा भी है। जैसे ये अवस्था मिलती कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा तारों में है। और द्रव्यमान जैसे अगर सोलर सिस्टम में अगर बात किया जाए तो 98% द्रव्यमान सूरज में ही है पूरे, और ग्रह केवल 2% द्रव्यमान को कैरी करते हैं, और सूरज क्या है, प्लाज्मा अवस्था में है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये देखिए उदाहरण दिया हूँ, इसे कहते हैं प्लाज्मा बॉल। ये दुकानों पे मिलता है। वेल्डिंग जहाँ पे होता है वहाँ पर भी प्लाज्मा अवस्था बनता है। बिजली जब चमकती है वहाँ पर भी, जब बिजली चमकती है तो प्लाज्मा अवस्था बनता है। विद्युत आर्क जहाँ पे स्पार्क वाला काम हो रहा है वहाँ पे बनता है। आकाशीय बिजली में भी बनता है। नियोन लैंप यानी घरों में जो इंडिकेटर वाली बिजली होती है ना, कि बिजली आया कि गया, वहाँ पे भी होता है। तारों के अंदर बनता है। प्लाज्मा टीवी में भी बनता है। विसर्जन ट्यूब यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होते हैं, राडोड पहले आते थे, उनमें भी ये अवस्था बनती है कुछ क्षणों के लिए। तो इस तरह से प्लाज्मा अवस्था है। ये चौथी अवस्था है, सुचालक है। इसमें गैसों की ऊर्जा अत्यधिक है और यह उच्च ताप पे प्राप्त होता है, और विलियम क्रूक्स ने इस अवस्था के बारे में सबसे पहले खोज करके बताया था। अगली अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इसकी खोज जो किए थे वो भारत के साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। तो इन दोनों लोगों ने ये मिलके, और इन्होंने सबसे पहले इस अवस्था के बारे में बताया था, और आइंस्टीन ने इसकी पुष्टि की थी। इसलिए इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। कंडेंसेट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, एक जगह जमा हो जाना, ठीक है। और ये दोनों लोगों के नाम पे पड़ा है। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। दिमाग में डाले रहिएगा, 5वीं अवस्था है। यह प्लाज्मा अवस्था के ठीक उल्टा है। प्लाज्मा अवस्था उच्च ताप पे होता है प्राप्त, जबकि ये निम्न पे प्राप्त होता है। निम्न ताप पे ये प्राप्त होता है, और वो तापमान जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पे ये प्राप्त होता है। ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है, ठीक है। तो पदार्थ की ये क्या है, 5वीं अवस्था। इसकी खोज सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर किया था। बोस आइंस्टीन यानी BEC 2001 में अमेरिका के वैज्ञानिक एरिक कार्नेल एवं वुल्फगैंग कैटरेले और कार्ल ई वोमैन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था को पहली बार प्राप्त किया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये अवस्था ये लोग 1995 में प्राप्त किए थे, लेकिन इसका नोबेल इन लोगों को 2001 में दिया गया था। इसी को कहते हैं BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो ये 3 लोग थे, कार्नेल थे वुल्फगैंग थे कैटरेले, और ये थे कार्ल ई वोमैन थे। इन लोगों को ये अवस्था प्राप्त करने के लिए बोस आइंस्टीन दिया गया था। ये बहुत आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि पदार्थ को बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है। कोई भी पदार्थ -273 डिग्री समझ लो 1.6 सेल्सियस से कम तापमान पर नहीं जाएगी। ये न्यूनतम संभव परम ताप है। इसलिए हम सुविधा के लिए ये 0.1 छोड़ देते हैं, केवल -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन कहते हैं इसी को। तो सामान्य वायु के 1 लाख गुना कम घनत्व वाले गैस को अत्यधिक कम तापमान पर यानी -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर यह अवस्था प्राप्त होती है। यह अवस्था बिल्कुल अलबेली है। इस अवस्था की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि जिस पदार्थ को जब हम ठंडा करते हैं तो वो जॉइंट में मिलकर अमूमन एक अकेले पदार्थ के गुण की तरह व्यवहार करता है। ये जिस कांच के बर्तन में रखा जाता है उससे रिसने लगता है। ये जहाँ रखा हुआ है ठंडा होकर ऊपर चढ़ता है, इस पे ग्रेविटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और ये नीचे गिरता है। इससे भी करंट फ्लो होता है क्योंकि यह इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो जितनी भी 4 अवस्थाएं देखे हैं उनमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध होता है, इसमें क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए यह अति चालक अर्थात सुपर कंडक्टर की तरह भी व्यवहार ये करता है।
और ये हर जगह प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, पर ये 5वीं अवस्था है। तो आपको इससे कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये एक एक टॉपिक से है। मेन है यह 5वीं अवस्था है और ये प्लाज्मा का ठीक उल्टा होता है। यह बहुत ही कम तापमान पे होता है प्राप्त, और इसकी खोज कौन किए थे? सत्येंद्रनाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। और इस अवस्था को प्राप्त ये 3 लोग किए थे। इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया 2001 में, और प्राप्त किए थे 1995 में। और यह -273 तक ठंडा करने पे प्राप्त होती है यह अवस्था। अब देखिए, इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे ये GK विद अजीम टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे जाएंगे, ये टाइप करेंगे GK विद अजीम, तो आपको ये लोगो बना हुआ मिलेगा, यही वाला, और आपको वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 अवस्थाएं जो हैं पदार्थ का समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और पढ़ने वाले लोगों में अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।